विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न बनता है, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत पे किस वंश का शासन था? क्या बताएंगे? तुगलक वंश। बिल्कुल, तुगलक वंश का शासन था। ये भी प्रश्न पूछ चुका है, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, माइक बंद कर लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम वर्षों में जो विद्रोह का सिलसिला आरंभ हुआ, उसका लाभ उठाकर हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने सन 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरियर और बुक्का वारलंग, ठीक है, वार क्या लिखा, वारगल के काकतीय के सामंत थे। किसके सामंत थे ये? वारंगल। वारंगल के किसके? काकतीयों के। ठीक है, वारंगल के किसके सामंत थे ये? तो काकतीय के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाद में काम्पली राज्य के मंत्री बने। ठीक, काम्पली राज्य के क्या बने? बाद में ये मंत्री बनते। ठीक है, अब इनका इनका उद्देश्य क्या था? ठीक है, शुरुआती दौर में देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सल्तनत की आक्रमणकारी नीति का विरोध करना था। दिल्ली सल्तनत वाले हमेशा दक्षिण में जाकर आक्रमण कर देते थे, तो उनका मतलब क्या था? इनका मतलब मुख्यतः मतलब उनका जो आक्रमणकारी नीति जो था, उनका मतलब विरोध करना था। ठीक है, और दक्षिण भारत में हिंदुओं का प्रभुत्व को स्थापित करना था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। इस कार्य के लिए उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु विद्यारण्य से प्रेरणा मिली। ठीक है, शुरू में आपको पता होगा मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दक्षिण भारत में जो आक्रमण किया जाता है, काकतीय के ऊपर जब आक्रमण जब किया जाता था, इन दोनों को कैद करके ले जाया जाता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, इनको मतलब इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर दक्षिण में जब विद्रोह होता है, तो ये तो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर में ही काम करने लगते हैं, तो बाद में विद्रोह को दबाने के लिए इनको ही भेजा जाता है दक्षिण भारत में। तो बाद में अपने गुरु से मिलते हैं, विद्यारण्य से मिलते हैं, और इनको मतलब फिर से जो कन्वर्ट जो हुए होते हैं, तो इनको मतलब फिर से मतलब क्या किया जाता है? तो फिर से इनको हिंदुज्म में मतलब फिर से मतलब इनको परिवर्तित किया जाता है। तो ये भी पूछा जाएगा किनके कहने से या फिर किनके परामर्श से या फिर किनके वजह से फिर से हिंदू बन पाए? तो विद्यारण्य से। ये भी पूछा जाए हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम क्या था? विद्यारण्य था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे, यह सामान्य कृष्णा और कावेरी तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ था। अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्या क्या रही? ठीक है, ध्यान में। सबसे पहली राजधानी की रही, अब विजयनगर नहीं पूछता है, पूछेगा इसकी सबसे पहली राजधानी कहाँ पे रही, तो ध्यान रखिए इसको, अने अनेगोंडी। ठीक है, उसके बाद इसकी राजधानी विजयनगर बनी, पेनुकोंडा बनी, चंद्रगिरी बनी। ठीक है, विजयनगर की पुरानी राजधानी में हम्पी भी था। हम्पी की बात करेंगे तो हस्तिनावती थी। ठीक है, ध्यान रखें, हम्पी अभी वर्तमान में विजयनगर का वर्तमान नाम है। ठीक है, हम्पी की बात करेंगे तो विजयनगर का वर्तमान नाम जो है आपका हम्पी ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते थे। जीत के शहर से जहाँ 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने हिंदू राजवंश की स्थापना की। जब विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से हिंदू राजवंश जो था, तो उसी के आधार पर आप आगे चल के देखोगे, देखो मुस्लिम साम्राज्य भी इनके पड़ोस में ही आके बनता है, जो कि बहमनी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य में हसन गंगू बहमनी के द्वारा स्थापित किया जाता है, जो कि 1347 में स्थापित होता है। ठीक है, एक तरफ हिंदू, दूसरे तरफ मुस्लिम, अब दोनों में क्या होगा? एकदम भारत पाकिस्तान जैसा स्थिति आपको कंटिन्यू देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो आपको युद्ध ही युद्ध मिलेगा। ठीक है, हम्पी विजयनगर का वर्तमान नाम है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? क्या बताएंगे? 4 राजवंश है इसका। चार ने। ठीक है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले किसने शासन किया? संगम वंश है। संगम। शालुक। शालुक के बाद तुलुक। लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अरबिडू। चलो, पूछेगा था विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे प्रचलित शासक जो थे कृष्णदेवराय, वो किस में थे? तीनों चारों में से किस में से आते थे? और कोई? तुलुब। ठीक है, किससे थे? तुलुब से आते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किससे आते थे? तुलुब से आते थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तुलुब से आते थे कृष्णदेवराय। उनका एक बहुत ही मंत्री था, काफी, जैसे उत्तर भारत में बीरबल प्रसिद्ध है, उसी तरह से उनका एक मंत्री काफी प्रसिद्ध था। क्या नाम था उनका? आपने सुना होगा। ठीक है, तेनाली रामन। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, 300 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य का आपका क्या रहता है? शासन रहा था। ये भी पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, राष्ट्रीय सिक्का क्या था? बड़ा। तो बराह जो था किस प्रकार का सिक्का था? किस धातु का था? तो क्या बताएंगे? बराह किसका था?
तो स्वर्ण सिक्का था, ठीक है, ध्यान रखें। बड़ा किसका था? स्वर्ण सिक्का। सिक्का से प्रश्न बीपीएससी पूछते आ रहा है, ठीक है, इसलिए सिक्का वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप आगे आते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पे जो सबसे पहले जो था, ठीक है, संगम वंश, ठीक है। तो साल छोड़ दीजिए कब से कब तक रहा, 1336 में स्थापना से लेकर 85 तक मैं बता दे रहा हूँ, 1485। उसके बाद शुलू आएगा। आप संगम वंश का स्थापना करने वाले हरिहर प्रथम और बुक्का थे, ठीक है, दोनों ब्रदर थे, ठीक है। अब जहां तक आप दूसरे सम्राट में आप देखोगे, ठीक है, शासक के मरने का उसका पुत्र शासक बनता था ना, पिता का मरेगा उसका पुत्र शासक बनेगा। लेकिन एक ऐसा था ना जिसमें से यहाँ पे भाई को बहुत अहमियत दी जाती है। पूरे विजयनगर साम्राज्य में आप देखोगे, अगर बड़ा भाई के बाद अगर छोटा भाई अगर शासन करे तो उसको भाई को ही शासक बना दिया जाता। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो आपको देखते हुए मिलेगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में मैंने पढ़ा था, मतलब एक भाई के मरने के बाद दूसरा भाई शासक बना। तो किसके संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था, बता सकते हैं? विजयनगर संगम। तुगलक पढ़ा था, हाँ, किस वंश के बारे में? संगम। दिल्ली सल्तनत में संगम दिल्ली कहाँ में से भी आएगा? स्वर्ग दिल्ली बोल सल्तनत दिया। में हमने पढ़ा था, एक भाई के बाद दूसरा भाई शासक बना था। किसमें बना था दिल्ली सल्तनत में? तथा क्योंकि जब एफएसटी के एमबीटी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसके बाद एफएसटी शासक बनता है, ठीक है, जो कि उसका चचेरा भाई था। चचेरा भाई। तो यहाँ पे हरिहर प्रथम के और बुक्का शासक बनेगा। संगम वंश के दो प्रमुख शासक थे, 1336 से लेकर 1485 तक वंश रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद हम चलेंगे शालू वंश। शालू वंश में आपको नरसिंह शालू का नाम ध्यान में रखिएगा। तुलु वंश का फाउंडर वीर नरसिंह था। कौन था? तुलु वंश का फाउंडर कौन था? वीर नरसिंह था, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद अरबिडू वंश का तिरुमल या फिर तिरुमल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मुख्यतः कब चले? 1650 तक चले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलेंगे संगम वंश की बात करेंगे। तो सबसे पहले संगम वंश सबसे पहला वंश था। हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 56 तक इस वंश का प्रथम शासक था तथा विजयनगर का संस्थापक भी था, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका पहला शासक जो था संगम वंश की जब नींव पड़ी, ठीक है, तो हरिहर प्रथम था, ठीक है। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो अनेको गोंडी बनाई और बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, ध्यान रखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पहली राजधानी कहाँ बनाई? तो सब विजयनगर मारकर आते, लेकिन विजयनगर नहीं था, एक्चुअली में कहा था, ध्यान रखिएगा, अनेको गोंडी, ठीक है। हरिहर ने मदुरा की सल्तनत पे, ठीक है, 1352 और 1353 में विजय प्राप्त करके उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक मदुरा विजय किताब भी है, ठीक है, आगे चल के इसमें दिया होगा, ठीक है। तो हरिहर ने मदुरा की सल्तनत पे 1352-53 में विजय करके अधिकार कर लिया। किसे? हरिहर ने, ठीक है। 1356 में बुक्का अपने भाई का उत्तराधिकारी बना। उसने 1377 तक राज्य किया। बुक्का का बहमनी राज्य से सदा संघर्ष चलते रहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पैरेलल में 1347 में, ठीक है, बहमनी साम्राज्य की भी नींव पड़ गई थी, जो कि किस आधार पर पड़ा था? तो ये एक मुस्लिम के द्वारा स्थापित किया गया था, इस्लामिक राज्य था ये। हालांकि ये भी अपने आप को सेकुलर बनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि पड़ोस में क्या था? एक हिंदू राज बैठा हुआ था। अगर सेकुलर नहीं बनते तो क्या होता? किसी भी हिंदू का सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए बहमनी साम्राज्य में हिंदुओं के ऊपर जजिया नहीं लगता था। क्या नहीं लगता था? जजिया नहीं लगता था। रीजन सिंपल था, सो हिंदुओं का इनको क्या मिल पाया? सपोर्ट मिल पाया। इसलिए मतलब क्या था? जजिया नहीं लेते थे ये लोग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आगे चल के समझ में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1300 साल में बहमनी की ऑलरेडी नींव पड़ गई थी। तो ये हरिहर क्या नाम है, बुक्का जो था, जैसे ही मतलब, क्योंकि देखेंगे 52-53 में तो ये तो निकल लिए थे, सॉरी 56 में तो निकल लिए थे, तो उस समय तो इतना आगे तो नहीं गया था बहमनी। लेकिन बुक्का के समय बहमनी काफी उत्कर्ष पे था, तो बुक्का के साथ बहमनी का हमेशा संघर्ष चलता रहा। अब आता है बुक्का प्रथम, जो कि 1356 में हरिहर की मृत्यु के बाद शासक बनेगा। बुक्का प्रथम ने एक दूत मंडल को 1374 में चीन भेजा था। बुक्का ने बहमनी सुल्तान, ठीक है, मुहम्मद शाह प्रथम के साथ भी युद्ध किया और उसके साथ समझौता किया, जिसके कारण कृष्णा तुंगभद्रा, जो कि रायचूर द्वाब जिसको बोलते हैं, नदियों के द्वाब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य और, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य बहमनी के बीच में, ठीक है, झगड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो कृष्णा तुंगभद्रा नदियों का द्वाब या फिर रायचूर द्वाब कह सकते हैं, ठीक है। यही उनके बीच में सबसे बड़ा मतलब क्या था? झगड़ा का कारण था, ठीक है। एक तरह से इसको कश्मीर समझ लीजिए, हालांकि कश्मीर हमारा एग्जाम्पल गलत है, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए झगड़ा का मतलब क्या था? कारण यही था, ठीक है, समझे? यही था, रायचूर द्वाब जो था दोनों के बीच में झगड़ा का कारण था। तो बुक्का ने बहमनी सुल्तान किसके साथ मतलब क्या युद्ध किया? क्या नाम था उसका?
शाह प्रथम। हाँ, मोहम्मद मोहम्मद शाह शाह प्रथम, प्रथम। ठीक है, ध्यान रखो, मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया और बाद में संधि कर लिया, ठीक है। और इसने ये बुक्का प्रथम ने अपने एक राजदूत को, ठीक है, अपने दूत को कहाँ भेजा था? चीन सर। ये सर। बिल्कुल चीन से। ये प्रश्न पूछा जाता है, किस मतलब संगम वंश के शासक ने, ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की? किसने धारण की? बुक्का प्रथम। बुक्का। आप देखिएगा विजयनगर साम्राज्य का भी जो शासक जो रहेगा वह भी अपने आप को सेकुलर बनने की कोशिश करेगा, उधर बहमनी वाले भी सेकुलर बनने की कोशिश करेंगे। सेकुलर ऐसा नहीं से कोई शौक से बन रहे, ठीक है, सेकुलर बनना इनके लिए क्या है, क्या है, मजबूरी है, ठीक है। क्योंकि विजयनगर के सेना आप देखोगे बहुत बड़े मात्रा पर मुसलमानों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। और उधर मतलब बहमनी वाले बड़े मात्रा पे किसको शामिल करेंगे? हिंदुओं को। हिंदुओं को शामिल करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों आपस में खूब लड़ेंगे। तब बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा मुसलमान आदि सभी धर्मों के पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया तथा वेद और धार्मिक ग्रंथों का नवीन टीकाएं भी लिखाई, ठीक है। टीका क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे तेलुगु साहित्य के लेकर, ठीक है, स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना जाता है? बुक्का प्रथम के। नहीं, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का, ठीक है, स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि उनके दरबार में रहने वाले अष्ट दिग्गज क्या थे? क्योंकि तेलुगु के बहुत बड़े क्या थे, तेलुगु विद्वान भाषा थे। के ज्ञाता थे वो लोग, ठीक है। हाँ, टीकाएं जो होती थी, जैसे मान लीजिए आपको अगर आप बोल देंगे से ऐसा करो, आप रामायण पढ़िए, ठीक है, शुद्ध भाषा में आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए रामायण के ऊपर में, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है और नीचे में उसका अनुवाद करके हिंदी में लिख दिया, फिर बहुत सा जटिल अगर रामायण है, चाहे बहुत कोई धर्म ग्रंथ जो बहुत अधिक जटिल है, उसको संक्षेप में करके उसको समझाने की कोशिश करते थे, उसको आसान बना देते थे, उसको टीका बोलते थे। तो टीकाएं जो होती थी विद्वानों के द्वारा लिखा जाता था, जो कि किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर होता था, ठीक है, ताकि जो सर्वसाधारण लोग हैं उनको समझने में मतलब क्या हो, कठिनाई ना हो, ठीक है, उसको टीकाएं बोलते थे। जी सर, अभी भी अब जो आती है ना धार्मिक पुस्तक, जैसे कि आपका सत्यनारायण स्वामी का कथा पढ़ना है तो ऊपर संस्कृत में रहेगा, नीचे हिंदी में दिया रहता है। हाँ, तो आसान बना देते थे, उसको टीका बोलते थे, जी ठीक है। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक बुक्का प्रथम ने धारण किया था, ध्यान में रखिएगा। बहमनी और विजयनगर राज्य की बुक्का प्रथम के समय कृष्णा नदी को सीमा मान लिया गया। बुक्का प्रथम के मृत्यु के बाद उपरांत उसका पुत्र शासक बना, जिसने प्रथम बार महाराजा धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि धारण की, ठीक है। अब आता हरियर द्वितीय। ये हरियर द्वितीय की बात करेंगे, बुक्का प्रथम का पुत्र था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने जो उपाधि चुरान की, ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की, तो ध्यान रखिएगा, महाराजा धीराज, ठीक है, और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब देखिएगा हरियर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व भी वसूल किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे क्या प्रश्न देखेंगे, राजपूत द्वीप को लेकर, ठीक है, उनका बहमनी राज्य से झगड़ा हो गया, परंतु उसमें फिरोज शाह बहमनी उसे पराजित किया, ठीक है। राजपूत द्वीप जो था किन दो नदियों के बीच का द्वीप था? कृष्णा और तुंगभद्रा। हाँ, कृष्णा तुंगभद्रा के नदी के जो बीच का द्वीप जो था उसको रायचूर द्वीप बोलते हैं। द्वीप क्या होता है, ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि को द्वीप बोलते हैं। तो वहां पे क्या होगा, द्वीप में फसल जो होगा क्या होगा, बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है द्वीप, ठीक है, इसीलिए आपस में ये लोग लड़ते रहते थे, ठीक है। अब लड़ने का कारण क्या था, इधर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहमनी यहाँ पे है, ठीक है, बहमनी जो समझिए यहाँ पे है, ठीक है, बीच में रायचूर द्वीप पड़ता है, ठीक है। इधर आ जाएगा आपको विजयनगर साम्राज्य। अब विजयनगर साम्राज्य अगर पीछे की तरफ जाते हैं ना तो समुद्र पड़ता है, क्या पड़ता है, पीछे की तरफ क्या है, समुद्र है। तो भाई समुद्र में तो समुद्र में क्षेत्र विस्तार किया जा सकता है क्या, पीछे की ओर ये क्षेत्र विस्तार कर नहीं सकते थे, क्योंकि पीछे की ओर क्या है, समुद्र है। अब बहमनी भी अपने पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि बहमनी अपने पीछे के इधर इसका बाप बैठा हुआ है, दिल्ली सल्तनत बैठा हुआ, तो दिल्ली सल्तनत से तो टकराएगा तो नहीं, नहीं ना टकराएगा। तो पीछे की तरफ ये भी क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकता, पीछे की तरफ विजयनगर साम्राज्य भी क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकता, रीजन क्या है, रीजन समुद्र है, ठीक है। तो दोनों क्षेत्र विस्तार किधर करेंगे, आगे की ओर। जब आगे की ओर करेंगे तो दोनों आपस में टकराना स्वाभाविक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य पीछे की तरफ क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकता, रीजन क्या था, पीछे समुद्र था। अब बहमनी जो था, ठीक है, वो पीछे नहीं कर सकता था, कि पीछे क्या था, दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
पीछे का जो एरिया जो है दिल्ली सल्तनत पड़ता है इसके पीछे, ठीक है। तो दोनों आगे की ओर क्षेत्र विस्तार करेंगे। रायचूर दोआब जो कि दो नदी के बीच का दोआब था, एक तुंगभद्रा था, दूसरा क्या था, कृष्णा था। दोनों को लेकर दोनों में जीवन भर लड़ाई होगी, ठीक है। अब बाद में बहमनी टूटेगा। अब बहमनी टूटकर वही 4-5 राज्य बनेंगे, 5 गोरासार बनते हैं, जो कि आगे चल के कौन सी लड़ाई में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का एकदम नाश कर देगा। कौन सा लड़ाई होगी, 1565 में होती है ना। बन्नी हट्टी, राक्षस हम्म, टांगड़ी। बिल्कुल, टालीकोटा बोलते हैं, बन्नी हट्टी बोलते जी। हैं, राक्षसी टंगरी बोलते हैं। लेकिन हमसे पढ़ रहे थे, एक और भी याद कर लीजिए, इसको क्रस्ट के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ क्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्रस्ट का युद्ध, ठीक है। अब आते हैं शिव के विरूपाक्ष। शिव के विरूपाक्ष का उपासक हरिहर द्वितीय था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, ठीक है। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी साम्राज्य के बेलगांव और गोवा को छीन लिया था, ठीक है। तो बेलगांव, ध्यान में, बेलगांव अधिवेशन गांधी जी से आपको याद होना चाहिए, और गोवा को भी इन्हें छीन लिया था। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकरण, ठीक है, शायनायाचार्य उनका मुख्य मंत्री था। कौन था, शायनायाचार्य जो था इनका मुख्य मंत्री था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या नाम था इसका, हरिहर द्वितीय। द्वितीय। किसका पुत्र था ये, बुक्का बुक्का प्रथम। प्रथम का पुत्र था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसकी लड़ाई किससे होती, बहमनी सुल्तान से, जिससे हार जाता है ये, किससे होती बताया ना अभी, फिरोज शाह बहमनी, ठीक है, फिरोज शाह बहमनी से लड़ता है लेकिन हार जाता है, ठीक है। अब आता है देवराय प्रथम, ठीक है, ये शक्तिशाली शासक था, ठीक है। अब ध्यान रखिए, हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद फैली अर्थव्यवस्था के कारण कुछ दिनों के बाद उत्तराधिकारी बना। बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के हाथों अपनी प्रजा के कारण अपनी अपनी पुत्री की शादी सुल्तान से करनी पड़ी थी। फिरोज शाह जो हारा था ना, फिरोज शाह से हारा था ना ये हरिहर द्वितीय, तो उस संधि के तहत क्या होता है, पुत्री की शादी मतलब करनी पड़ती है, ठीक है, फिरोज शाह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुल्तान से करनी पड़ी, तथा दहेज के स्वरूप में दोआब क्षेत्र में स्थित, ठीक है, बांकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा, ताकि भविष्य में युद्ध की गुंजाइश न हो। 1410 में देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा पे बांध बनवाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें निकलवाई थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछे हुआ, किस मतलब, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवा कर, ठीक है, उसकी नहरें जो थी अपने राजधानी तक निकलवाई थी। तो किसने निकलवाई थी, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने। या फिर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, किनके प्रयत्नों से, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, पानी का जो जल समस्या का जो स्थिति जो थी वो समाप्त हो गया था, तो देवराय प्रथम के प्रयत्नों से, ठीक है। इससे ये भी प्रश्न पूछता है, कौन सी विदेशी यात्री ने देवराय प्रथम के शासन काल में आया था, तो क्या बताएंगे, तब दरोगा वाला में इस बार भी पूछा है, क्या नाम था इसका, निकोलो, आवाज नहीं जा रही क्या, निकोलो कांटी। हेलो, निकोलो कैंटी, क्या नाम था इसका, निकोलो कैंटी था, ठीक है। और ये कहां से आया था ये, इटली से आया था। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, कहां से आया था, इटली से आया था, ठीक है। अब बात के देवराय प्रथम यही नहीं, ठीक है, ध्यान, ये महान संरक्षक माने जाते थे, विद्वानों के महान संरक्षक माने जाते थे। उनके दरबार में, ठीक है, ठीक है, हरविलास, हरविलास जो थे किताब है, इसके रचनाकार क्या है, रचनाकार का नाम बताइए, श्रीनाथ। श्रीनाथ थे, ठीक है। श्रीनाथ की बात करेंगे, हरविलास के क्या थे, रचनाकार थे, जो कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, जो कि किनके दरबार में रहते थे, देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे, ठीक है। विजयनगर, ठीक है, विजयनगर उसके समय में दक्षिण भारत का विद्या का केंद्र बन गया था, ठीक है। 1922 क्या लिखा हुआ भाई, 1422, ठीक है, 1422 में देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कर विजय और, ठीक है, रामचंद्र थोड़े समय के लिए, ठीक है, शासक बने, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आपका जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक जो आता है, देवराय द्वितीय, ठीक है। इसको संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। ध्यान रखें, देवराय द्वितीय को संगम वंश का महानतम शासकों में से माना जाता है। हालांकि देवराय प्रथम भी शक्तिशाली शासक था, लेकिन सारे संगम वंश के शासकों में सबसे शक्तिशाली की बात करें, देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में इस शासक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख क्या होते थे पता है आपको, स्टडी ऑफ, ठीक है, अभिलेख, मतलब अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, काफी सर। इग्लोग्राफी। एपिग्राफ।
फोटोग्राफी बोलते हैं, कहते हैं ठीक ना, है, हिंदी में फोटोग्राफी। क्या बोलते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उस समय तो मीडिया तो होता नहीं था, फोटोग्राफी। से पल के मीडिया वाला आया, जो भी हमारा जो भी हमको जनता के सामने हमको रूबरू होना हो गए, तो उस समय राजा जो अपना घोषणा वगैरह करवाता था, वो एक अभिलेख पे लिखवा देता था, ठीक है, पब्लिक के लिए, ठीक है। क्योंकि मतलब सभी लोग उस पे क्या कर, राजा के घोषणा, राजा का कुछ भी मतलब बातें कहनी है वो, या फिर कुछ भी होता था तो राजा अभिलेख के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करता। अब लोग सर अभिलेख कैसा होता, तो अभी भी हमारे यहाँ अभिलेख का प्रचलन है, कैसे? तो देखिएगा कहीं पे देखिएगा, फिर सड़क वगैरह बनते होगा, देखिएगा एक जगह पे वो शिलान्यास कर देता है, ठीक है, जस्ट लाइक उसी तरह का होता था। हालांकि अभिलेख पेड़ वगैरह पे भी लिख देते थे, पत्थर पे भी लिखता था, अलग अलग तरीके से करते थे, लेकिन शिलान्यास में देखिएगा सारा डिटेल्स लिखा रहा था, किनका किनका योगदान रहा, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी राशि अलॉट हुई, सब कुछ लिखा रहता, उसी तरह का अभिलेख होता था, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग जब एनिसेंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें मतलब अच्छे से दिया हुआ है, बताऊंगा। अब इसके शासनकाल में, ठीक है, हिंदू पौराणिक आख्यानों ने देवी दैवीय शासक इंद्र का अवतार सामान्य जन उसे मानते थे। देवराज द्वितीय को किसका अवतार माना जाता? इंद्र का अवतार मानते थे, ठीक है। उसके अभिलोक में उसके लिए गज बेटेकर उपाधि अर्थात हाथियों का शिकारी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा किस शासक को गज बेटेकर के नाम से जाना जाता था, तो क्या बताएंगे? देवराय द्वितीय को। द्वितीय को क्या बोलते थे? गज बेटेकर, ठीक है। गज बेटेकर का मतलब क्या हुआ? हाथियों का ठीक। क्या करने वाला? शिकार करने वाला, ठीक है। ध्यान रखिए क्या होता है गज बेटेकर का मतलब, तो ध्यान रखिए हाथियों हाथियों का का मतलब शिकार क्या करने करने वाला? वाला। शिकार करने वाला, ठीक है। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सेना में मुसलमानों की भर्ती की। हेलो यस सर। हेलो, आ रही है। आ रही सर। ठीक है। अपनी यस सर। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए, ठीक है, उसने सेना में मुसलमानों की भर्ती की तथा उन्हें जागीरें प्रदान की, जिससे बहमनियों से बराबरी किया जा सके। तो बहमनी साम्राज्य का नींव जो था किस आधार पर पड़ा था? ठीक है, इस्लाम ही उसकी नींव थी। तो अपने सेना में क्या करना है? तो अपने सेना में क्या करना है? मुसलमानों की भर्ती करना है। तो ऐसा करने वाला पहला, जो कि आगे चल के भी लागू रहेगा, पहला मतलब शासक कौन था? देवराय द्वितीय। ठीक है, तो देवराय द्वितीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? देखिए कैसे याद करवाता हूं। निकोलो कांटिस। नहीं, अब्दुल रजाक। कहा है? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था? प्रथम पूछ रहा हूँ ना, अच्छा जी ठीक जी। है। निकोली कांति आया था, कहाँ से आया था? इतावली था, इटालियन था, ठीक है। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? इटली से। अब्दुल अब्दुल रज्जाक। रजाक। अब्दुल रज्जाक। फ्रांस। फारसी। फारस को फारस। ईरान बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईरान, ठीक है। फारस, ठीक है। पर्सिया, ठीक है, सब एक ही है, ठीक है। एक पर्सिया है, एक पुरसिया है। पुरसिया को जानते हैं? पुरसिया क्या है? पुरसिया से एक आता था आपको, जिसको बोलते हैं बिस्मार्क, ठीक है। इटली का जब पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण, वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं पढ़ना, तो उसमें पुरसिया शब्द मिलेगा, ठीक है। तो पर्सिया और पुरसिया अलग है। पर्सिया, फारस, ईरान सब एक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो देवराय द्वितीय के समय में फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। अब्दुल रज्जाक विजयनगर को संसार के सबसे महानतम नगरों में से एक माना था, ठीक है, शानदार नगरों मानता था, ठीक है। नुनिच कहता है कि कुइलान, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु, ठीक है, तेंसिरिम के राजा देवराय द्वितीय को कर देते थे, ठीक है। तो इस सारा का सारा पेगु की बात करेंगे। तो पेगु किसके संदर्भ में यूज हुआ है? म्यांमार, लोअर पेगु, बर्मा के संदर्भ में पेगु का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुलिकट, श्रीलंका, क्विलान, इस सब का जो राजा जो था, मतलब क्या कहता है, देवराय द्वितीय को कर देते थे। वो साहित्य का महान संरक्षक था, ठीक है, स्वयं संस्कृत का एक निशांत विद्वान भी था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों, महानाटक, ठीक है, महानाटक सुधा निधि, ठीक है, एवं, ठीक है, बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना करने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टीका का रचना वही कर सकता था जो कि मतलब क्या होता था, उस भाषा का, ठीक है, प्रकांड विद्वान होता, तब ना उसका सरलतम रूप को ज्ञात कर सकता है। अगर आपको अंग्रेजी आता होगा तब तो उसका अनुवाद करके हिंदी में लिखेंगे ना, या फिर उसको संक्षेप में लिखेंगे। इसलिए उस भाषा का आपको प्रकांड विद्वान होना एकदम स्वाभाविक होना होता था, ठीक है। तो इसने मतलब क्या किया था, इन्होंने मतलब टीका लिखी,
तो महानाटक सुधानिधि एवं बदरायन के ब्रह्मसूत्र की टीका की रचना किसने की थी? तो देवराय द्वितीय ने की थी। ठीक है, कुंद विदु पर विजय प्राप्त करके देवराय द्वितीय ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक किताब का मैंने और नाम बताया था। ठीक है, श्रीनाथ के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में थे? वो क्या नाम था किताब का नाम? हरविलास। क्या नाम था? हरविलास। ठीक है, किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किताबें का नाम नहीं भूला कीजिए करें आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किताब याद रखिए आप लोग। अब आते हैं तो कोंड बिंदु पे विजय किसने प्राप्त की? कोंड बिंदु पे देवराय द्वितीय। और गोवा और मतलब बेलगांव को किसने जीता? देवराय प्रथम ने। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन से सबसे ज्यादा प्रश्न क्या बोलता है? क्रोध देवराय के नाम से किसे जानते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा है। हाँ, मल्लिकार्जुन को क्रोध देवराय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए मल्लिकार्जुन की बात करेंगे किस समय में ओडिशा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। ठीक है, ओडिशा और बहमनी। अब इधर से देखें ओडिशा भी आपको निकलकर बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो ओडिशा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। प्रौढ़ देवराय के नाम से मल्लिकार्जुन को जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन उसके शासनकाल में प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आप देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य का मतलब डाउनफॉल आपको शुरू हो जाता है। ठीक है, और डाउनफॉल की बात करें, पतन की बात करेंगे तो किसी एक दिन होने वाली घटना नहीं, धीरे धीरे पतन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और एक समय में जाके पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। मल्लिकार्जुन के समय में चीनी यात्री, ठीक है, माहुयान ने 1451 में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, तो चीनी यात्री की बात करेंगे जिसका नाम था माहुयान, जो था वो मतलब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा कब की माहुयान ने? बताइए कब किया था? 1451 में। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक की बात करें विरूपाक्ष द्वितीय था। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। हाँ, तो ध्यान रखिए, संगम वंश का अंतिम शासक हमेशा ध्यान में रखिएगा विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का प्रथम शासक का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का से। प्रथम शासक नहीं था। अगर संस्थापक पूछेगा तो हरिहर बुक्का पूछेगा। अगर पूछेगा प्रथम शासक तो हरिहर प्रथम, क्या हो जाएगा? हरिहर प्रथम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संगम वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे विरूपाक्ष सेकंड था। बहमनी वजीर, ठीक है, महमूद गवा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है महमूद गवा, ध्यान रखिएगा। तथा ओडिशा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर पर आक्रमण करके गोवा, दाबुल और चौल आदि क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके शासनकाल में, ठीक है, आंतरिक विघटन एवं बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप संगम वंश का पतन आरंभ हो गया। विरूपाक्ष की हत्या के बाद कुछ समय तक क्रोध देवराय गद्दी पे बैठा। यह घटना प्रथम बला प्रहार करवाई। क्या कह रहे हैं? प्रथम बला प्रहार कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे विरूपाक्ष की क्या नाम था इसका? विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी की वजह से इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये संगम वंश का ऐसा शासक था, इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी के समय में महमूद गवा, जो कि मेरा बहमनी साम्राज्य का वजीर था, काफी काबिल व्यक्ति था महमूद गवा, ताकि बाद में इसको फांसी दे दी जाती कंफ्यूजन में। ओडिशा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने विजयनगर साम्राज्य पे हमला किया था। इसी के साथ विरूपाक्ष द्वितीय के समय संगम वंश का कहानी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब आएगा विजयनगर साम्राज्य पे कौन सा वंश आएगा? शालू आएगा। ठीक है, ध्यान, बहुत कम समय तक रूल करता है। ठीक है, शालू की बात करेंगे तो देखिए इस वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह सालुब। नरसिंह सालू। ठीक है, 1485 ईस्वी में नरसिंह सालू राज सिंहासन पर आसीन हुआ। इस प्रकार संगम वंश प्रथम बलाहार के द्वारा विस्थापित किया गया। ठीक है, आप देखेंगे शालूम नरसिंह की सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन एवं प्रोत्साहन दिए गए। आप देखेंगे ये बहमनी वाले भी घोड़ा खरीदना चाहते थे, विजयनगर साम्राज्य वाले भी घोड़ा खरीदना चाहते थे। घोड़ा आता कहाँ से? घोड़ा कहाँ से आता? तो कौन से घोड़े? अरबी घोड़े। कौन सी घोड़े? अरबी घोड़े। ऐसा घोड़ा जो कि रेगिस्तान में भी दौड़ सकता था, किसी भी जमीन पे मतलब काफी अच्छे से मतलब सरपट भाग सकता था। ठीक है, तो अरबी घोड़े का बड़ा डिमांड था। ठीक है, और इस वजह से अरब व्यापारी का बहुत बड़ा
कॉन्वे जो होता था, आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में, और ये लोग काफी फायदे में रहते थे क्योंकि इनको मुंह मांगा कीमत मिलता था। ठीक है, तो अपने अल्प वयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में सालुम नरसिंह ने, ठीक है, नरसा नायक को नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, नरसा नायक। आवाज में दिक्कत हो रही क्या? हेलो अभी हेलो। जी सर, आवाज आ रही है बट ये फिगर हटा हुआ है। हाँ ठीक है, हम कह रहे थे से इमादी नरसिंह जो था, ठीक है, इमादी नरसिंह जो था किसका पुत्र था? सालुम नरसिंह का पुत्र था। ठीक है, इसका इसका इसी का मतलब क्या बोलते, संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? नरसा ठीक है, नायक। नरसा नायक का था। तो ये भला ही ये शासक तो इमादी नरसिंह तो था, लेकिन इसके हाथ में कुछ नहीं था। सारा पावर किसके हाथ में? नरसा नायक में था। ठीक है, लेकिन जैसे इमादी नरसिंह जैसे ही बड़ा होता है तो नरसा नायक से उसका विवाद प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसी तरह चोल, पांड्य और चेर राज्यों पर नरसा नायक ने आक्रमण किया और तीनों के शासकों को विजयनगर की प्रभुत्ता, ठीक है, स्थापित करने के लिए बाध्य किया। आप लोग चोल, पांड्य, ठीक है, चेर राज्य, ये सारे के सारे बहुत पुराने राज्य, संगम कालीन ही राज्य है, ईसा पूर्व में आपको दिखेंगे। ठीक है, या फिर कुछ ईस्वी में भी देखेंगे, लेकिन ये बाद में भी स्थापित होते हैं। चोल, चेर, पांड्य, संगम साहित्य की जिस समय रचना हुई तो उस समय तीन वंश थे, एक चोल थे, चेर थे, एक पांड्य थे। ठीक है, किनके राज्यों में संगम साहित्य हुआ? तो पांड्य शासकों के राज्य में हुआ। ठीक है, उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था संगम साहित्य के समय? एनिसेंट इंडिया में पढ़ना है। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में, तो उस समय सबसे शक्तिशाली चोल हुआ करता था, लेकिन आगे चल के भी ये राज्य बनता है। ठीक है, मेडिवल इंडिया में चोल, पांड्य, चेर मिलेंगे, और आपको प्राचीन में भी आपको चोल, चेर और पांड्य मिलेंगे। ठीक है, 1505 में वीर नरसिंह ने शालूब नरेश, इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पे अधिकार कर लिया। वीर नरसिंह, ध्यान में रखिएगा, वीर नरसिंह जो था किसकी हत्या कर दिया? शालूब नरेश, इमादी नरसिंह की हत्या कर दिया, जिसका संरक्षक कौन था? नरसा नायक था। ठीक है, और तुलुब राजवंश की स्थापना की, जो विजयनगर साम्राज्य के तृतीय राजवंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के किस राजवंश की स्थापना की? किसकी स्थापना की? किसकी? तुलुब की। किसकी स्थापना की? तुलुब की। ठीक है, तुलुब से ही आपको निकलेगा, कौन निकल कर निकलेगा? तो कृष्णदेवराज। आप देखिएगा, तुलुब राजवंश की स्थापना जब वीर नरसिंह ने जो की थी, तो इसने किसी सिटिंग किंग की हत्या की थी। ठीक है, किसकी हत्या की थी? नरेश इमादी नरसिंह की हत्या की थी। ठीक है, इमादी नरसिंह की हत्या की थी, इसलिए जनता जो था ना इसके समय में विद्रोह, विरोध कर देता है। क्यों विरोध कर देता है? क्यों विद्रोह करता है? कि किसने एक शासक की हत्या की थी। तो वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था इसने। ठीक है, भुजबल की उपाधि धारण की। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासनकाल युद्ध में व्यतीत था, क्योंकि सब जगह से विद्रोह होते रहे। इसने अपने शासनकाल के दौरान सेना को संगठित किया, अपने नागरिकों को युद्ध प्रिय बनाया। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों के खरीदने हेतु समझौता किया। अल्मीडा जो था बहुत चालाक था, ये घोड़ा कहाँ से लाएगा भाई? ये क्या करता? अरबी व्यापारी से घोड़ा खरीद लेता था और उसी घोड़ा को किसे बेच देता था? ठीक है, किसे बेचता था? विजयनगर साम्राज्य वालों को, बहमनी वालों को बेच देता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसने विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति आरंभ की। ठीक है, ये भी पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, विवाह कर लिया जाता था, मतलब विवाह करने पे कर देना पड़ता था, वधु पक्ष और वर पक्ष दोनों से लिया जाता था। लेकिन लेकिन अगर किसी विधवा से अगर विवाह होती थी तो वहां पे विवाह कर था कि नहीं था? नहीं होता, विधवा से नहीं होता था। हाँ, हाँ, विधवा से नहीं होता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये भी पूछा जाता है विजयनगर संदर्भ, विजयनगर के, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, तो वहां पे ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर विधवा से जो विवाह करता था वहां पे टैक्स नहीं देना पड़ता था, बाकी विवाह कर था, ठीक है, जो कि दोनों पक्ष से विवाह कर वसूला जाता था। तो किसने विवाह कर हटा दिया?
किसने? वीर नरसिंह ने हटा दिया, ठीक है। अब मृत्यु के बाद, ठीक है, उसका छोटा भाई शासक बनता है, ठीक है, जिसका नाम था कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय जो था अभी तक का विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, सबसे महानतम शासक बनेगा आफ्टर। इसके बाद तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले संगम का एक था, क्या नाम था उसका? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के बाद ओवरऑल विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक जो था कृष्णदेव राय में। इसकी तारीफ कौन करता? मुगल शासक ने किया था इसकी तारीफ। किसने किया था? महानतम शासकों में गिना था कृष्णदेव राज्य को उस समय समकालीन भारत का। किसने कहा था? बाबर बाबर कहा था। वेरी गुड, ठीक है, बाबर ने कहा था अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत के सबसे महानतम शासकों की उपाधि दी थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीर नरसिंह की बात करेंगे तो 1505 से लेकर 1509 राजगद्दी पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय, ठीक है, बलापहार, ठीक है, बलापहार का मतलब होता है अधिकार करना, ठीक है, गद्दी पे अधिकार करना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहा गया उसी का अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, छोटा भाई, ठीक है। एक अनुज होता है अग्रज, एक क्या अग्रज बोलते हैं, ठीक है। जी जी, अग्रज बड़ा को बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो ध्यान में, अनुज जो होता है, कृष्णदेव राय जो था, ये क्या नाम था? वीर नरसिंह का छोटा भाई था, गद्दी पे बैठा, 1509 में बैठा, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कृष्णदेव राय किसका समकालीन था? तो ये बाबर का समकालीन था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बाबर का शासनकाल भारत में कब से 26 से 30 तक रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये बाबर का समकालीन हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस साम्राज्य का महानतम शासकों में से एक था। उसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमों उत्कर्ष पे पहुंचा दिया। मतलब इनके समय एकदम अपेक्स पे था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसने ओडिशा का शासक जो था, जो कि बहुत उड़ रहा था, उसको भी पराजित करता है। इसका नाम था रुद्रदेव, ठीक है। तो 1513 में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासक गजपति रुद्रदेव को पराजित करके उसने विजयनगर साम्राज्य की भूमि वापस ले ली और उदयगिरी पर मतलब क्या किया? अधिकार कर लिया। 1520 में बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण रायचूर द्वार पर अधिकार कर लिया। बीदर और गुलबर्गा पे आक्रमण करके कृष्णदेव राय ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके, ठीक है, बीदर की राजगद्दी पे आसीन किया। और इस उपलब्धि की स्मृति में कृष्णदेव राय ने यवन, ठीक है, यवन राज स्थापनाचार्य के वृद्ध, ठीक है, धारण की। यवन राज, यवन शब्द जब भी आएगा ना तो यवन का मतलब विदेशी होता है, ठीक है। एक शब्द आप देखोगे यदि अथी में एंशिएंट इंडिया में, तो एक शब्द यवन प्रिय। ये किससे बोलते थे यवन प्रिय? इसको काली मिर्च को। काली मिर्च को यवन प्रिय मतलब विदेशियों को पसंद आने वाले थे, क्या? तो काली मिर्च को बोला जाता है, ठीक है। तो यह कृष्णदेव राय ने जो उपाधि जो धारण की उसका नाम क्या? यवन राज स्थापनाचार्य। कौन था? यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की? कृष्णदेव राय ने धारण की, ठीक है। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य के किस शासक से, ठीक, किस शासक का पुर्तगालियों से बहुत अच्छे संबंध थे? तो किनके बहुत अच्छे संबंध थे? तो क्या बताएंगे? केडीआर। ठीक है। इसका मुख्य कारण था पुर्तगालियों का विजयनगर से शत्रुता तथा घोरों की आपूर्ति। पुर्तगालियों की, ठीक है, बीजापुर से शत्रुता थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे था घोरों की मतलब क्या थी? आपूर्ति थी। अब यहाँ पे पुर्तगालियों और कृष्णदेव राय मतलब क्या करेंगे? मिल जाएंगे, ठीक है, कृष्णदेव राय मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, दोस्त दोस्त मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो बीजापुर का दुश्मनी किससे? कृष्णदेव राय से, ठीक है। अब पुर्तगाली से भी, तो पुर्तगालियों को सिखा देता है कृष्णदेव राय, ठीक है, और इससे लड़वा देता है बीजापुर को, ठीक है। बीजापुर को छीन लेता है पुर्तगाली से। कब? तो 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों का गोवा पे कब्जा होगा, ठीक है, क्या? जी सर, गोवा पे कब्जा। और 1530 में पुर्तगाली जो था गोवा को राजधानी बना देगा, ठीक है, ये भी ध्यान में। 1510 और 1530, ठीक है। तो पुर्तगाली डायरेक्ट बीजापुर पे आक्रमण नहीं किया, कृष्णदेव राय को उकसाने पे किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पुर्तगालियों ने विजयनगर के साथ हुई संधि के अंतर्गत केवल विजयनगर को ही आयातित घोड़े बेचने का वचन दिया। संधि कर लेता है तो भाई साहब जो अरब से जो घोड़ा जो मंगवा रहे हो, क्योंकि आप देखें समुद्र पे किसका कंट्रोल? समुद्र पे पुर्तगालियों का, क्योंकि कौन सा नीति लेकर आया? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो भाई साहब घोड़ा को, आप घोड़ा को तो अरब से मंगा के दौड़ा के तो नहीं ला सकते, समुद्र के रास्ते ही लेकर आओगे। तो अरब व्यापारी को पूरा बोला सर तुम यहाँ से निकलो, ठीक है, तुम भारत में व्यापार नहीं कर सकते हो। जबकि भारत के लोग शांति प्रिय थे, व्यापार किसी से भी वो मतलब नहीं था, उनको बस प्रॉफिट कमाना था, सेल होना चाहिए, आयात निर्यात होना चाहिए। लेकिन जब पुर्तगाली जब बीच में आया तो पूरा अरब व्यापारी को एकदम आउट कर दिया।
लेकिन भारत के लोगों को मतलब घोड़ा तो चाहिए था, अब उनको भी घोड़ा बेचना था। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने मतलब बीच में एक नेक्सस किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी के संदर्भ में बात करें, रूस से कोई भी, ठीक है, यूरोपियन नेशन मतलब तेल नहीं ले रहा है, लेकिन भाई बिना तेल का, बिना गैस का उनका काम ही नहीं चल सकता है। रीजन क्या है कि वहां के मतलब टेम्परेचर बहुत लो होता है, वहां के घर में हमेशा क्या होता है, गैस जलता है, ठीक है। तब यहाँ पे बीच में निकल कर आया चीन, वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रूस किसको तेल देगा, चीन को तेल देगा। और चीन किसे सप्लाई कर रहा है, पूरा यूरोपियन, ठीक है, पूरा यूरोप को मतलब तेल कौन सप्लाई कर रहा है, चीन सप्लाई कर रहा है। कि तेल आ कहां से रहा, तेल तो रूस से ही आ रहा है ना। लेकिन ये 1 रुपया में सामान को न खरीद के चीन के यहाँ थे कितने में, 4 रुपया में सामान को खरीद रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी था, जब अरब व्यापारी के साथ जब पुर्तगालियों का जब संघर्ष हुआ, तो भारत में घोड़ा बेच नहीं सकते थे, तो ऐसे कंडीशन में पुर्तगाली बीच में निकल कर आया, पुर्तगाली अरबों से घोड़ा खरीदा, क्योंकि बेचना उनके साथ भी मजबूरी है, क्योंकि व्यापार तो करेंगे ही। उसी घोड़ा को जाके किससे बेच दिया, तो विजयनगर साम्राज्य वालों से बेचा, ठीक है। एक संधि होता है इनके किसके बीच में, तो विजयनगर साम्राज्य के साथ कृष्णदेव राय और इनके बीच में, क्या बोलते हैं इसको, पुर्तगालियों के बीच में, जिसमें कहा गया था भाई साहब पूरी तरीके से घोड़ा कौन देगा, तो घोड़ा मतलब विजयनगर साम्राज्य वालों को दोगे, ठीक है, बहमनी को नहीं दोगे, और किसी भी तरह के, ठीक है, और भी बहमनी से जो छोटे छोटे राज्य टूट टूट के बने तो उनको भी नहीं दोगे। अब देखें, फादर लुई को अल्बुकर्क ने 1510 में कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और भटकल में एक कारखाने की स्थापना की अनुमति मांगने के लिए विजयनगर कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था। फादर लुई इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का क्या माना जाता है, संस्थापक मानता है। वास्तविक संस्थापक। जबरुन बेचारा, बेचारा ही कहिएगा इसको, ठीक है, बहुत स्वागत करता पुर्तगालियों का, ठीक है, लेकिन पुर्तगाली तो किसी के नहीं थे। सबसे ज्यादा बात करें करप्ट, सबसे ज्यादा करैक्टर का खराब, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट जो था पुर्तगाली था, ब्रिटिश से भी ज्यादा था। ये कभी भी अपने प्रॉमिस पे खड़े नहीं उतरते थे। तो जबोरिन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है, लेकिन बाद में संधि करने के लिए किसे भेजता है, फादर लुई को भेजता है। और कृष्णदेव राय के दरबार में भी, ठीक है, किसे भेजा था, फादर लुई को भेजा था अल्बुकर्क ने। क्यों, तो भाई साहब भटकल में कारखाने की स्थापना करने की अनुमति मांगने के लिए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ, ठीक है, अमुक्ता मालदय, ये भी पूछा जाता है, अपने राजनीतिक तो विचारों, भटकल केरला में प्रशासनिक है क्या, नीतियों का क्या, भटकल केरला में, भटकल केरला में नहीं होना भटकल चाहिए। जगह है ना, भटकल जगह में है ये, हाँ, जैसे कोस्टल कोस्टल एरिया है, भटकल शायद केरला में केरला नहीं, में। आई थिंक कर्नाटक वगैरह में भटकल होना चाहिए, केरल में नहीं होगा, ठीक है। कर्नाटक एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। कर्नाटक केरल में तो नहीं है, डैम श्योर हूं मैं, ठीक है, या तो कर्नाटक में होगा या फिर आंध्रा में हो सकता है। कर्नाटक ज्यादा चांस लग रहा है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे तो कर्नाटक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे इन्होंने जो पुस्तक लिखी अमुक्ता मालदय, किस प्रकार की पुस्तक है, एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक है, मतलब प्रशासन को किस तरीके से चलाया जाए, ठीक है। जैसी पुस्तक आप प्राचीन भारत में देखेंगे तो ऐसा ही पुस्तक आपको इसकी मिलेगी, चाणक्य की पुस्तक मिलेगी, ठीक है। उसी तरह की ये भी पुस्तक है। इसमें इन्होंने एक और भी किताब लिखा है जिसका नाम था जम्बावती, क्या नाम था, जम्बावती कल्याणम, क्या नाम था, कल्याण हाँ ठीक है, वो भी कृष्णदेव राय ने लिखा था। उसकी भाषा क्या, संस्कृत है, क्या है, संस्कृत है। कर्नाटक जाम्बवती में है क्या, कल्याणम की भाषा क्या है, संस्कृत है, क्या किसकी, कर्नाटक है। वो ही पूछे भटकल। अच्छा, भटकल कर्नाटक में, ठीक है। तो अमुक्ता मालदय जो पुस्तक, जो प्रशासन की पुस्तक, इसकी भाषा क्या है, तेलुगु है। हाँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेल्स में क्योंकि सब पूछा जाता है, ठीक है। पूछेगा भाई साहब बताओ अमुक्ता मालदय किसने लिखी है, तो ये बच्चों वाली बात सुनोगे। अपने अमुक्ता मालदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये तेलुगु की पुस्तक है, इनका विषय सामाजिक है, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक और भी कुछ दे देगा, तो इसमें गलत क्या हो गया, सामाजिक नहीं, इसका विषय क्या है, प्रशासकीय है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जाए। और एक और भी किताब लिखा है जम्बवती कल्याणम, उसकी भाषा क्या है, ठीक है, उसकी संस्कृत है, ठीक है। वो विद्वानों का आदर करता था और वैष्णव धर्म को, ठीक है, अनुयायी था, जिसके कारण वे
ठीक है, अभिनव भोज के रूप, ठीक है। पेपर सर अभिनव भोज कहते थे या फिर आंध्र भोज भी कहते थे, किसे कहते थे? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय को कहते थे, अभिनव भोज भी कहते थे और आंध्र भोज भी कहते थे, ठीक है। अब तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग इनके शासनकाल को माना जाता था, पहले भी मैंने प्रश्न पूछा आपसे। कृष्णदेव राय। बिल्कुल, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का, ठीक है, क्लासिकल युग माना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों माना जाता है, ठीक है, तो इनके दरबार में 8 महान विद्वान कवि रहते थे जो कि तेलुगु साहित्य से संबंधित थे, सुशोभित थे। इसको क्या बोलते थे? इनको अष्ट दिग्गज बोलते थे, फिर अष्ट प्रधान बोलते थे। दिग्गज। दिग्गज। प्रधान बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो शिवाजी हो जाएंगे। शिवाजी। शिवाजी। हाँ, मराठे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, शिवाजी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नवरत्न बोलेगा तो कहाँ जाएंगे? अकबर। पहले से आइए ना, पहले, ठीक है, विक्रमादित्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद अकबर, ठीक है। अब आते हैं तेलुगु साहित्य के क्लासिकल पर। हाँ, तेलुगु साहित्य के 3 रत्न किसे कहते थे? सम्यक धर्म, सम्यक ज्ञान। एक और भी है, नाम भूल रहा हूँ, पुन है, रन है, एक और भी नए से कुछ है, ठीक है। 3 रत्न कहे जाते थे तेलुगु साहित्य के, ठीक है। पुन, रन, ये क्या है, नाम भूल गया मैं, ठीक है, ध्यान रखे, कुछ होगा क्या? तमोलुंग था, तमोलुंग। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तेलुगु साहित्य के 3 रत्न थे, ठीक है, हालांकि इनसे संबंधित नहीं, लेकिन तेलुगु साहित्य के ऊपर प्रश्न आया तो बता दिए। अब देखिए, ये अष्ट दिग्गज, जितने भी अष्ट दिग्गज, उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे? पेड्डाना। पेड्डाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कभी अगर पूछेगा आपसे, ठीक है, नवरत्न जो था चंद्र विक्रमादित्य के शासन काल में था, उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास सबसे प्रसिद्ध थे उसमें से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर कौन थे? तो पेड्डाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इनके शासन काल में, किस देवराज के शासन काल में कौन आया? मन्नन नहीं होगा, देख लीजिएगा। अब पंप होना चाहिए सर, पंप है सर, पंप, हाँ पंप, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे, इनके शासन में डोमिंगो प्यास आया, ठीक है। कहां से आया था डोमिंगो प्यास? पुर्तगाल से। हाँ, पुर्तगाली से अच्छे संबंध थे, इसलिए पुर्तगाल से आया, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और कुछ समय तक कृष्णदेव राय के दरबार में रहा, ठीक है। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनाया। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की, ठीक है, ठीक है, तुजक्के बाबरी, ठीक है, जो कि बाबरनामा है, ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कृष्णदेव राय ने एक विठल स्वामी तथा हजारा का मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। अपने माँ के नाम पे अपने माँ के नाम पे अपना वो भी बनाया था, क्या बोलते उसको, नगर भी बसाया था। क्या नाम रखा गया था उसका? क्या नाम था उसका? नागलापुरम, ठीक है, पूछा था, ठीक है, नागलापुरम, ठीक है। इसने जो छूट जा रहा है ना, इसमें जो मिक्स किया हुआ है वो सब मैं बता देता हूँ, ठीक है। नागलापुरम बसाया था, जो कि इनके माँ के नाम पे था, ठीक है। और साथ में मंदिर का निर्माण का कई बार पूछा, विठल स्वामी और हजारा मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अच्युत देव राय की बात करेंगे, 1529 से लेकर 42 तक कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी था, ठीक है। अपनी से मृत्यु से पूर्व ही 1529 में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, ठीक है। कृष्णदेव राय के जामाता राम राय को अच्युत देव राय ने, ठीक है, शासन में सहभागी संयुक्त शासक नियुक्त किया। जमाता समझते क्या होता है? दामाद। हाँ, दामाद को जमाता बोला जाता है, ठीक है। तो अच्युत देव राय ने सहभागी संयुक्त शासक नियुक्त किया। कहीं पर भी एग्जाम्पल आपको नहीं देखने को मिलता है, मतलब एक राज्य में 2 शासक, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के जमाता राम राय और मतलब, ठीक है, देव राय, ठीक है। अच्युत देव राय मतलब क्या थे? संयुक्त शासक थे विजयनगर साम्राज्य के किसके बाद? तो ध्यान में रखिएगा, तो कृष्णदेव राय के बाद, ठीक है। आज यहीं तक खत्म करेंगे। टूटीकरण
के मोती क्षेत्र में अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगालियों ने विजय प्राप्त कर ली टूटिकोरिन, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली यात्री नूनिज उसकी शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, ये भी पूछा नूनिज ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की? अच्युत देव राय। क्या हो जाएगा? अच्युत देव राय, ठीक है। अच्युत देव राय ने, ठीक है, महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की। अच्युत देव राय को अपना 2 बार राज्याभिषेक 2 अलग अलग स्थानों पर कराया गया, ठीक है, पहला तिरुपति में तो दूसरा कालाहस्ती में। तो ये भी पूछा विजयनगर साम्राज्य के किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो अच्युत देव राय। क्या हो जाएगा? अच्युत देव राय, ठीक है। अब बात है सदाशिव राय, ठीक है। तो सदाशिव राय के समय ही यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध होता है। नाम मात्र का विजयनगर साम्राज्य का मतलब शासक था, ठीक है, पपेट था। वास्तविक शक्ति किसके हाथों में थी? राम राय के हाथों में। राम राय के हाथों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अराविडु वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुई? 1565। 1565। ठीक है, 1565 में। कौन कौन था? बीदर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, अमरनगर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन नहीं था इसमें? तो बरार नहीं था, ठीक है, बरार नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बरार का विवाद चल रहा था, आई थिंक गोलकुंडा के साथ विवाद था सर, किसी के साथ। तो ये युद्ध भूमि में आता तो है लेकिन लौट जाता है, ठीक है, सेना लेके वापस चला जाता है, युद्ध में शामिल नहीं होता बरार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तालीकोटा के युद्ध के समय, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव राय। लेकिन पूछेगा तालीकोटा के युद्ध में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय। राम राय, ठीक है। दोनों प्रश्न अलग अलग है, सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा, देख लीजिएगा प्रश्न क्यों। राम राय बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, बूढ़ा हो चुका था, युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके राम राय के भाई जो था तिरुमल, वो आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आर्यवाडु वंश आर्यवाडु वंश की बात करें तो 2 हिस्सा में चलेगा, ठीक है, 70 से लेके फिर 1652 तक आगे चल के भी चलता है, ठीक है। ध्यान, सॉरी, अरविडु वंश की बात करें 70 से 1652 तक चलता है, जो कि दूसरे जगह से चलेगा, इसके बाद चलेगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के एक तरह से पतन देखेंगे तालीकोटा के युद्ध के बाद, तब 23 जनवरी, ठीक है, 1565 को तालीकोटा स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की सेना बुरी तरह से पराजित संयुक्त सेनाओं ने किया, ठीक है। सामान्य रूप से विजयनगर साम्राज्य का संधार युग का अंत तालीकोटा के युद्ध को माना जाता है, लेकिन यह साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई थी, आगे भी चलती रही। कहां से चलती रही थे? पेनुगुंडा से, ठीक है, पेनुगुंडा से चली, इसको बैनुगुंडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राम राय तो मारा गया, सदाशिव राय का भी कहानी समाप्त हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सदाशिव राय भी पपेट किंग बन जाता है, लेकिन राम राय के अंतर्गत कुछ दिन तक सदाशिव शासन करेगा, लेकिन फिर सदाशिव को हटा देता है, फिर से राम राय शासक बन जाएगा, सॉरी, राम राय का भाई तिरुमल शासक बन जाएगा, ध्यान में रखिए। हालांकि तिरुमल काफी बुद्धिमानी का प्रतीक देते हुए राम राय को बचा के निकाल तो लेता है राजधानी से, लेकिन बाद में राम राय को ही शासक बनाता, पेनुकोंडा से रूल करता, लेकिन बाद में इसके दिमाग में क्या आता है, तो ये राम राय को हटा के खुद ही मतलब तिरुमल जो था शासक बन जाएगा। तो कल के क्लास में आर्यवेडु वंश, जो कि इसका लास्ट होगा, कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर आई थिंक मुझे करवा ही देना चाहिए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बचा हुआ तो कल करना चाहिए, थोड़ा सा बचा हुआ आर्यवेडु करा ही देता हूँ, ठीक है, पूछा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें विजयनगर एक पुस्तक आई थी विजयनगर साम्राज्य की, पुस्तक का नाम फॉरगेटन एम्पायर। पढ़ा एक बार आप लोग? पढ़ा नहीं होगा, इसका राइटर का नाम बताइए, ठीक है। सेवेल की पुस्तक है, ठीक है, किसकी है? सेवेल की पुस्तक है, ठीक है। ए फॉरगेटन एम्पायर, ये यात्री था, ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है, कुछ दिन के बाद ही मतलब आया, मतलब पतन के कुछ दिन, तालीकोटा के युद्ध के कुछ दिन के बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, ठीक है। क्या नाम था इसका? सेवेल नाम था। पुस्तक का नाम है ए फॉरगेटन एम्पायर। ये भी लिखा जाता है फॉरगेटन एम्पायर का संदर्भ किस एम्पायर के संदर्भ में दिया जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बोला जाता है फॉरगेटन एम्पायर, ठीक है। अब देखेंगे राम राय के भाई तिरुमल ने, ठीक है, पेनुगोंडा का विजयनगर का स्थान पर अपनी राजधानी बनाई। 1570 में तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके स्वयं शासक बन बैठा, अरवेडु वंश की स्थापना की। इसे पतनशील कर्नाटक राज्य का उदारक माना जाता है। वेकंट द्वितीय 1586 में गद्दी पर बैठा था, उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। कालांतर में मुख्यालय पेनुगोंडा स्थानांतरित कर दिया गया। अंतिम महान शासक के रूप में विजयनगर का माना जा सकता है, जिसने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाकर रखा, ठीक है, वेकंट द्वितीय को। उसकी वेकंट द्वितीय अनुमति लेकर 1612 में राजा ओडेयार ने
ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की। तो मैसूर में कौन सा वंश का नींव पड़ता है बताइए? ओडिया कौन सा वंश? वेडा वेडियार। इसी वंश को हटाकर, ठीक है, किसने मतलब वहां पे अपना राज्य स्थापित किया? तो हैदर ने। किसने? है हैदर ने। और 1699 के युद्ध में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टीपू जब मारा जाता है 1699 में, तो फिर से वहां पे, ठीक है, कौन से वंश की नींव रख दी जाती है? फिर वडियार वंश की। ठीक है। इसी का एक शासक का नाम था चिक्का कृष्णदास, एक बच्चा था, ठीक है, चिक्का कृष्णदास तृतीय। तो चिक्का कृष्ण तृतीय को फिर से मतलब यहाँ पे शासक बना दिया जाता है। मैसूर के साथ ब्रिटिश के द्वारा कौन सी संधि की जाती है? कौन सी संधि की है? सहायक संधि की जाती है। सहायक संधि की जाती है। एक तरह से मैसूर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो यही बेकंट द्वितीय जो था ना, 1699 या 1799 में? एक 100 वर्ष पहले बता दिया, 1799। ठीक है, 1799 है ना? हाँ सर, 1799, 100 वर्ष पीछे चले गए थे, ठीक है। ये तो बेकंट द्वितीय से अनुमति लेकर 1612 में राजा वडियार ने श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी है। तो वडियार जो था ना, श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? वडियार ने। वडियार व्यक्ति का नाम था, ठीक है। किससे अनुमति ले? बेकंट द्वितीय से। स्पेन के फिलिप तृतीय ने वेकेंट का सीधा पत्र व्यवहार था, ठीक है। तो स्पेन के फिलिप तृतीय से किसका पत्र व्यवहार होता था? वेकेंट का, वेकेंट द्वितीय का, ठीक है। तो कुछ राजा का जो देखेंगे ना, विश्व स्तर पे पहचान थी। जैसे मैं तो नेपोलियन से पत्र व्यवहार कौन किया करता था? नेपोलियन से। नेपोलियन से किसकी पत्र व्यवहार होती थी? मतलब हम लेटर भेजे तो फिर वो लेटर का उन्होंने रिप्लाई दिया, फिर हमने लेटर लिखा, फिर उन्होंने रिप्लाई दिया। किसकी होती थी नेपोलियन के साथ? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नेपोलियन समकालीन है? समुद्रगुप्त। टीपू समुद्रगुप्त। ये किनका आंसर था? समुद्रगुप्त। वो बेचारा ईस्वी में कितना पीछे होगा, उसके बाद लगभग 150 कितना 1500 साल के बाद कृष्णदेव राय कहीं पैदा लिए होंगे। टीपू। टीपू सुल्तान की होती थी, ठीक है। किसकी होती थी? टीपू की होती थी, ठीक है। टीपू ब्रिटिश को पराजित करने के लिए, ठीक है, तुर्की से सहायता मांगी, ठीक है, फ्रांस से सहायता मांगी, उन सारे राज्यों से सहायता मांगी जो कि मतलब किसके शत्रु थे? ब्रिटिश के शत्रु थे, ठीक है। तो टर्की से भी इनका संबंध था और मतलब फ्रांस से भी इनका संबंध था। स्पेन के फिलिप तृतीय से वेकेंट का सीधा पत्र व्यवहार था। 1598 वेकेंट ने ईसाई पादरियों का अपने दरबार में क्या किया था? स्वागत किया था, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो श्रीरंग तृतीय, ठीक है, अरबिडू का अंतिम शासक। ओवरऑल विजयनगर साम्राज्य का भी अंतिम शासक जो था श्रीरंग तृतीय ही था। 1614 तक शासन किया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के उपाधि, मतलब उपाधि बोलते हैं, ठीक है, क्या प्रशासन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य के शासकों को क्या बोला जाता था? राय बोला जाता था। क्या बोला जाता है? राय। अगर राय न रहा ना तो राय रायन भी बोलते थे, ठीक है। ध्यान रखें, कल के क्लास में ये सब चीजों पे बात करेंगे। राय रायन कहा जाता है, ठीक है। तो कल के क्लास में इन सारी चीजों पे देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि प्रश्न आते हैं। कल हम लोग विजयनगर साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले का सबसे बड़ा साम्राज्य होता था, साम्राज्य का राज्य होता है जिसको बोलते थे मंडलम। उसका जिला होता था जिसको लोग कोट्टम या फिर वलनाडु बोलते थे। उसके बाद आता था, क्या होता था? परगना। परगना की बात को उसको नाडु के नाम से, उसका मेलाग्राम। मेलाग्राम जो होता था 50 गांव का समूह होता था। उसके सबसे नीचे क्या होता था? उर होता था, ठीक है। तो सबसे नीचे उर, और सबसे मतलब सबसे छोटा इकाई उर, और सबसे बड़ा इकाई क्या? देश, मतलब साम्राज्य, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। ये सब क्या कर रहे हैं, कल के क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। आपका कल विजयनगर साम्राज्य खत्म करूंगा, उसके बाद कल हम लोग बहमनी भी देखेंगे। बहमनी अगर होगा तो देखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक गलत लिखा हुआ है, 1347 होगा, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में इसको देखेंगे।
तो आज यहीं तक रखना चाहिए क्लास की और भी कुछ पढ़ेंगे? वैसे क्लासेस आपकी तो 1 बजे तक एटलीस्ट चलती ही है। क्या जल्दी समाप्त कर दूं कि एक सब्जेक्ट और भी बढ़ा दे, बताइए। नहीं सर, कल करवा दें।